नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। नेपाल में बालेन शाह के प्राइम मिनिस्टर बने और बड़ी उम्मीदें थी कि यार दिस इज़ अ गाय हू विल चेंज नेपाल। इंडिया में उसने नाम-नूम चेंज कर दिया स्कूल के, तो इंडिया में एक एक तबका है जो खड़ा हो गया, "ओह जी देखो ऐसे काम होता है, इससे सीखना चाहिए हमको। हमारा होम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए।" पता चले उस होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, नेपाल के। अब सब चुप है। बट वी नीड टू फाइंड आउट ये हो क्या रहा है नेपाल के अंदर, बिकॉज़ दे आर डूइंग सर्टेन थिंग्स इस टाइम पे। इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना, बॉर्डर के ऊपर काफ़ी उल्टे-सीधे काम चल रहे हैं और बाय द वे नेपाली सिटिज़न्स आर गेटिंग वेरी एंग्री अबाउट इट। वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? लेट्स फाइंड आउट विद डॉक्टर गीता कोचर। मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार, वेलकम टू द शो। Namaskar to all your viewers. Thank you very much again calling me for this show. And as usual, आपके साथ बात करने में तो इंटरेस्ट है ही हमारा और आपके दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से कुछ जानकारी देना, थोड़ी गालियां सुनना, थोड़ा हम लोग क्रिटिसिज्म करना, ये सब भी चलेगा. बट इट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग. हम भी कुछ थैंक यू सीखते मैम। हैं दर्शकों से और वो लोग भी. थैंक यू मैम। मैम बालेन शाह, ये आया, इसने स्कूलों के नाम बदल दिए, हम ये करेंगे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ, टूक वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजंस। मैंने उस टाइम पे एक ट्वीट करा था कि प्लीज़ डोंट गो बाय पॉपुलरिज़्म, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, ये पॉपुलरिस्ट चेंजेस हैं। ये मतलब यू पुटिंग अ लिपस्टिक ऑन अ पिग, उसके आगे कुछ नहीं है ये। बिकॉज़ इनकी रियलिटी अभी धीरे-धीरे करके बाहर निकलेगी। ऑल दैट हैपेंड एंड सडनली नाउ सुदांग गुरुंग रिज़ाइन्स एज़ द होम मिनिस्टर, जो एक टाइम पे डंडा लेके एयरपोर्ट में घुसता था, लोगों को डाँट रहा था वहाँ पर, मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे पुलिस वाले नहीं चाहिए, ऑल दैट स्टफ ही डिड। पता चला देयर इज़ करप्शन। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इन द पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल? ये हुआ क्या सडनली? व्हाट ऑल हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस एंटायर चेंज ऑफ इवेंट्स? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की है कि जो भी नेपाल में हुआ, वो सारा का सारा एक जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो इतने तरीके से हुए और जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया, उसके बाद हुआ, ठीक है? हुँ, और उसके बाद लिटरली जो इलेक्शन हुए हैं 6 महीने के अंदर जो सुशीला कार्की गवर्नमेंट ने आके इलेक्शन कराए हैं, उसका रिजल्ट ऐसा आया है कि बहुत लोग थोड़ा-सा अचंभे में रहे कि हुआ क्या है कि कंप्लीट चेंज हो गया। जो एस्टेब्लिश पार्टीज़ थी, चाहे वो यूएमएल की थी, चाहे वो नेशनल कांग्रेस की थी, वो कंप्लीटली वाइप आउट हो गई एक तरीके से। उन लोगों का मतलब अस्तित्व एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि बालन शाह जो ओली जी के खिलाफ खड़े हुए, किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब बालन शाह उस जगह पे जहाँ पे मतलब उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओली जी की, वहां पे जीत पाएंगे, लेकिन वो वहां पे जीते। तो एक वेव चल रहा था, बालेन 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 प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जबकि अगर आप लोगों को याद हो, बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि जेनजी प्रोटेस्ट के बाद भी जब एक इंटरिम टाइप एक गवर्नमेंट बनाने की भी बात हो रही थी, तो बहुत सारे काठमांडू में एक वेव की तरह स्टूडेंट्स आ रहे थे जो बोल रहे थे कि हमारे लिए तो बालेन ही सबसे अच्छे हैं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। हालांकि वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा एक वेव वो चल रहा था। और अगर आप उस समय देखें तो बालन की कोई अपनी पार्टी नहीं थी, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह वो मेयर थे, इलेक्टेड मेयर। और कुछ ऐसा समझ नहीं आता कि क्या पार्टी का रूप नया निकलेगा। और जब बाद में इलेक्शन से पहले आरएसपी यानी कि रवि रामछानी की पार्टी के साथ बालन शाह ने ज्वाइन किया और इन लोगों ने एक साथ मिलके जब ये लड़े, और ये नया जो पॉपुलरिस्ट, आप जो बोले पॉपुलरिज्म जो चल रहा था, जो एक वेव चल रहा था कि नहीं बालन शाह को ही लाना है, उसके नाम पे जो वोटिंग हुआ। और आरएसपी के जो दूसरे लोग थे, जैसे कि आप सुदान गुरुंग जो अब होम मिनिस्टर है, जो रिजाइन कर चुके हैं, जो कि बेसिकली हामी नेपाल के प्रेसिडेंट भी थे। और एक वो उस टाइम पे जेनजी प्रोटेस्ट के एक एक लीडर उभर के आए थे। बाकी भी थे, लेकिन वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीडर उभर के आ रहे थे। और वो भी इसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आरएसपी को, घंटी को। और उसके बाद उन लोगों ने आपस में जो इलेक्शंस, मतलब जो भी इलेक्शंस लड़े, उसमें उन सबकी जीत हुई। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये एक वेव था, जिसमें क्या है कि बहुत लोग ये सोच रहे थे कि पुराना जो करप्शन चल रहा है, जो डिसोल्यूशनमेंट हो रहा है लोगों का, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बहुत ज्यादा एक नेटवर्क है, उसको हमें ब्रेक करना था और वो ब्रेक हो गया। तो जो एक नेटवर्क बना पड़ा था पुराने 4 लीडर्स का या 3 लीडर्स का, जो एक रिवॉल्विंग चेयर, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, चल रहा था कि देवबा जी और प्रचंडा मिल जाएंगे, नहीं तो प्रचंडा और ओली जी मिल जाएंगे, या देवबा और ओली जी मिल जाएंगे। ये जो एक तरह का रिवॉल्विंग चेयर इन 2-3 लीडर्स के बीच में चल रहा था, उसको खत्म करने की एक बात थी। जो स्टूडेंट मूवमेंट जो उस टाइम पे जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक उभर के आई थी कि भाई ये जो नेक्सस चल रहा है, ये हमें एक तरह से ठगा जा रहा है कि हम लोग जो भी इलेक्शन में इन लोगों को जिताए हैं, अब ये लोग आपस में ही कभी इससे मिल जाते हैं, कभी उससे मिल जाते हैं, और ये हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो चेंज करने का एक मुद्दा था,
जो कि उभर के आया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ कि जब आप लोगों ने इलेक्ट किया, नए जो एक वो आई है गवर्नमेंट, उसके बाद एक होप तो सब लोगों में ये है कि भई हम लोगों ने जो भी एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट चुन ली है, हालाँकि उस इलेक्शन का भी अगर आप रिजल्ट देखें तो बहुत अजूबा सा एक रिजल्ट था, क्योंकि उसमें बहुत लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कि पार्टी जीत जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स नहीं जीतेंगे, या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जीत जाएँगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी नहीं जीतेगी। इस टाइप का एक कंप्लीट मेजॉरिटी तो नहीं आ पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत मुश्किल रहा है पुरानी पार्टीज़ के लिए, लेकिन वो आया। तो लोगों को ये लगा कि अब जब एक मेजॉरिटी आ गया है, बहुत लोग इस फ़ियर में जिए कि भई जिस तरह से भी हो गया, एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, अब ये कम से कम 5 साल काम करे। लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि आप मतलब ये 26 दिन ही गुरुंग जी को बैठे हुए होम मिनिस्टर को, लेकिन जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो तब भी बहुत हंगामा हुआ था, बहुत लोग अपोज़ कर रहे थे कि उनको नहीं बनाना। यहाँ तक कि राबी लामछाने जी भी बहुत वो नहीं थे, पॉज़िटिव नहीं थे। बहुत लोगों को लग रहा था कि होम मिनिस्टर की सीट के लिए सुदान गुरुंग जी सही नहीं है, लेकिन उनको बिठाया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर ही उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और दूसरी कंट्रोवर्सी साथ ही साथ उनके दूसरे जो मिनिस्टर फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी हैं दीपक कुमार शाह, उनकी एक कंट्रोवर्सी निकल के आई। तो जो करप्शन के अगेंस्ट ये लोग खड़े थे, जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट ये लोग खड़े थे, और जो ये पूरा एक रिफॉर्म लाने की कोशिश करते, अब उस पे सवाल उठने शुरू हो गए। और ये बात मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोली है कि एक मेजॉरिटी तो इनका आ गया, लेकिन जो पुरानी एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ थी, जिनका स्ट्रॉन्ग कैडर बेस था, वो कैडर बेस कहीं न कहीं प्रोटेस्ट करेगा, कहीं न कहीं इनकी खामियों को निकालेगा। और हालाँकि बालन गवर्नमेंट ने आते ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, जैसे कि जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बल्कि एक वेबसाइट भी बना दिया कि ये हमारा 100 दिन का प्लान था, तो आप देखिए 100 दिन के अंदर-अंदर हम यही सब करते हैं कि नहीं, आप काउंटडाउन एक डेट्स का निकाल दिया कि हम लोगों ने क्या-क्या काम बोले थे और क्या-क्या कर रहे हैं। वो आप लोगों को नज़र आएगा, तो पब्लिक में एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो की, वो हर पॉलिटिशियन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर था, चाहे वो खुद हैं या चाहे कोई होम मिनिस्टर, उन सबको बोला कि अपने फाइनेंशियल एसेट्स को डिस्क्लोज़ कीजिए, जिसकी वजह से ये सुदान गुरुंग जी का अब जो मतलब प्रॉब्लम आया है, वो आया है। तो उन लोगों ने सारों ने अपना डिस्क्लोज़ किया, हर एक का पब्लिकली पता चला कि भई इतना एक्यूमुलेटेड इनके पास वेल्थ है, इतने एसेट्स हैं, इतना पैसा है, जिससे ये होगा कि एक्चुअली यंगस्टर्स जो इस चीज़ के खिलाफ थे कि भई ये जो पुराने लीडर्स बैठे थे, चाहे वो देओबा जी थे या प्रचंडा जी थे या ओली जी थे या और थे, जगन्नाथ खलाल जी हैं, जो भी हैं, उन सब लीडर्स ने क्या किया कि सिर्फ अपना पैसा बटोरा है, करोड़पति खुद बन गए हैं और बाकी जनता जो है, वो भूखी मर रही है, उनके पास कुछ खाने को नहीं है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो वो चीज़ को हम लोग डिस्क्लोज़ करेंगे कि हमारे जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो बिल्कुल क्लीन बैठे हैं, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, और हम एक क्लीन गवर्नमेंट बना के गुड गवर्नेंस शो करें। उस पे अब जो है 1 महीना भी नहीं हुआ, ये चैलेंज होना शुरू हो गया है। क्योंकि बहुत सारे मीडिया के और दूसरे जो कैडर्स हैं मतलब पार्टीज़ के, वो लोग सब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ इनकी खामियाँ हैं, तो वो अब खामियाँ थोड़ी-सी आप लोगों को नज़र आ रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोल दूँ आपके दूसरे सवाल से पहले, कि सुदान गुरुंग जी के रेज़िग्नेशन से 1 आध 2 दिन पहले की अगर आप बात देखें, तो पूरा उन्होंने एक लिस्ट निकाला था, जो पब्लिकली डिस्क्लोज़ किया गया वो लिस्ट, कि ये ऑलमोस्ट कोई 7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कोई 100 मिनिस्टर्स हैं, कोई मीडिया के हेड्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, इन सब पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि पहला एक्शन एक ओली जी और जो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे उनको मतलब अरेस्ट किया गया। वो 12 दिन रहे। दूसरा उन्होंने एक्शन देओबा जी और उनकी वाइफ के ऊपर लिया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। और तीसरा उन्होंने ये पूरी लिस्ट निकाली थी, जिससे पहले मतलब ये पूरी लिस्ट निकाली थी कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, इन लोगों पे इन्वेस्टिगेशन होगा और एक्शन लिया जाएगा। उसी के बाद आप देखिए तो पूरा का पूरा मीडिया जो है, स्पेशली ई कांतिपुर मीडिया, उन्होंने उनका पूरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू सारा निकाल के डिस्क्लोज़ किया कि आपके कितने एसेट्स हैं और आपने किस टाइप के एम्बेज़लमेंट्स किए हैं और क्यों आपने वो ट्रांसपेरेंटली सारा जब पब्लिक एसेट्स डिस्क्लोज़ किया था तब आपने नहीं बताया। तो इस टाइप का एक मुद्दा आया। तो एक तरह से बालन की गवर्नमेंट का दूसरा मिनिस्टर जो है, इस वक़्त एक केस में आ गया है सामने। एक को तो इन लोगों ने खुद ही हटाया, जो कि दीपक कुमार शाह जी हैं, और दूसरा ये सुदान गुरुंग जी हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया। जी। Ma'am, why would you
आपने जैसे हमने पिछली बारी बात करी थी, इन्होंने जाके वो आई मीन प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को उठा लिया और उस हुँ, टाइम पे भी सब लोगों ने काफ़ी कमेंट्री करी थी कि यार ये सोच समझ के कर रहे हो बिकॉज़ हुँ, काउंटर अटैक भी आएगा और वो आया। हुँ, हुँ, हाँ, सुदान गुरुंग के बारे में अगर आप याद करें जब ये पूरा जेन ज़ी का प्रोटेस्ट चल रहा था, इवन नेपालीज़ पीपल जो थे, वो बड़े गुस्सा थे कि यार ये साला कहाँ आया हुँ, कहाँ से ये? इसके पास पैसे हुँ, कहाँ से आए ये सब करने के लिए? इसके हुँ, यूएस के साथ क्या कनेक्शंस हैं? फनीली हुँ, स्पीकिंग उस टाइम पे बालन शाह के ऊपर ये सवाल पूछे नहीं थे बिकॉज़ सबसे ज़्यादा कनेक्शन तो इसके निकले हैं बाहर यूएस के जो अगर आप हुँ, ऑपोज़िशन के हुँ, देखेंगे ट्वीट्स और ये सब चीज़ें देखेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट बालन शाह कनेक्टेड टू यूएस प्रीटी ओपनली इन नेपाल। हुँ, हुँ। तो ये क्या आई मीन व्हाट इज़ ये हुआ क्या? बिकॉज़ डिडन्ट दे रियलाइज़ कि ये हमारे पे वापस आएगा? आई मीन अगर लेट्स फॉर 1 मिनट से कि ये यूएस से पूरा पढ़ लिख के आए हैं, इन्होंने पूरा वहाँ पर यूएस की बैकिंग के साथ आए हैं, यूएस के एडवाइज़री के साथ आए हैं, तो अमेरिकन ने भी तो इनको बताया होगा भाई बेवकूफो कुछ ऐसे उल्टे-सीधे काम मत करना बिकॉज़ योर डिटेल्स आर आल्सो आउट। आई मीन दैट इज़ बेसिक राइट? वाज़ दिस नो ह्यूब्रिस आई और वाज़ थिंक दिस देखी जाएगी? नहीं, नहीं मुझे लगता है स्पेशली सुदान गुरुंग जी के अगर बारे में बात करें, तो अभी भी जो डिस्क्लोज़ हुआ है वो बहुत एक अजीब चीज़ है, जो कि उनके हुँ, पर्सनल जो अकाउंट्स हैं, उनका पूरा डिस्क्लोज़र आ गया। जनरली ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता, किसी भी आप पॉलिटिशियन को आप लेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, तो आप उसकी जनरल अगर कोई किसी से मिल रहा है या डायरेक्ट कोई ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, वो आप डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है और उस पर्सनल अकाउंट की वो क्या ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, ये इतने आराम से बाहर नहीं आता, जो कि आया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बाहर आई है, जो कि ई-कांतिपुर के पूरे आर्टिकल में आई है, कोई भी उसको आराम से देख सकता है, पढ़ सकता है, कि उन्होंने ये शो करा कि हामी नेपाल जो इन्होंने एनजीओ बना रखा है, उसके लिए भी जो इन्होंने फंड्स लिए हैं, वो डायरेक्टली सुदान गुरुंग जी के पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अचंभे की बात है। क्योंकि अगर आप कोई भी इस एनजीओ के लिए आप काम कर रहे हैं, तो एनजीओ के लिए जो भी अगर फंडिंग करता है, तो वो फंड्स उस एनजीओ के अकाउंट में जाते हैं, बजाय आपके पर्सनल अकाउंट के। तो ये ट्रांज़ैक्शंस बहुत अजीब-सी हुई हैं। दूसरा उसमें उन्होंने शो किया कि कई ऐसे बेनामी लोग हैं, जो एक्सिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रांज़ैक्शन की हुई हैं, उनको पैसा दिया है। जबकि सुदान गुरुंग जी पब्लिकली आके ये बोले हैं कि मैंने जो शेयर्स खरीदे, क्योंकि ये पंगा वो शो तो यही कर रहे हैं कि शेयर्स का है और शेयर्स खरीदना कोई इल्लीगल बात नहीं है। आप शेयर से पैसा बना रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। तो जब ये दिख रहा है कि उनके पास और उन्होंने ये बोला कि मैंने लोन लिया है शेयर्स के लिए। लेकिन जब आप ट्रांज़ैक्शंस देख रहे हैं जो कि पूरी पब्लिक हो गई, मतलब ऐसा तो अमेरिका भी नहीं सोचा होगा कि भई उनके पर्सनल अकाउंट्स कब क्लोज़ हुए, कब खुले। कई अकाउंट्स जो अभी जो पहला उनका हिमालयन बैंक का जो अकाउंट है, वो तो फ़रवरी 2025 में क्लोज़ भी हो चुका। उसके भी पूरे ट्रांज़ैक्शंस लोगों ने निकाल के बाहर कर दिए कि ये देखिए इनके पर्सनल ट्रांज़ैक्शंस में इन्होंने पर्सनली फंड्स लिए हैं और किससे लिए हैं वो पता नहीं है। किस लिए लिए हैं और किस टाइप से ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं पता नहीं चल रहा है। और जब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने शेयर्स खरीदने के 1 आध 2 दिन पहले ही इनके पास इतने मिलियंस ऑफ रुपीस इनके ट्रांजैक्शन में आया है, वो किस लिए आया है, किस लिए दिया गया है, उसका क्या मकसद था, क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है, वो सब क्लियर नहीं हो रहा है। और फिर इनका जो कोरोना के टाइम पे इन्होंने ये शो किया कि हमने बहुत सारा सोशल काम किया है, उसके लिए हमने फंड्स लिए थे, उस फंड्स का पता नहीं चल रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो आई है, जो जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें इनकी हामी नेपाल जो है बहुत आगे बढ़ के एक लीडरशिप रोल पे आ गई है। उसने मतलब ये शो किया कि हमने जो कोको कोला और वाइबर वगैरह कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने उनको फंडिंग किया इस प्रोटेस्ट के लिए, तो फॉरेन फंडिंग हो गई। आपने फॉरेन फंडिंग ली अपने इंटरनल प्रोटेस्ट करने के लिए और प्रोटेस्ट का नतीजा हम लोगों ने सब देख ही लिया है कि सितंबर के बाद लास्ट ईयर सितंबर के बाद क्या हुआ है। तो उन लोगों को लगता है कि फॉरेन फंडिंग लेकर आपने मतलब गड़बड़ की। तो बहुत कुछ अभी डिस्क्लोज़ नहीं है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा, हालाँकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ये बोलते हुए कि मैं एक इम्पार्शियल, अनफेयर इन्वेस्टिगेशन चाह रहा था इसलिए मैंने रिज़ाइन किया। लेकिन पहले से ही जो एक मतलब अ, डाउट्स आ रहे थे लोगों के मन में कि भाई आप इसको बढ़ा रहे हैं, क्या है ये? और इन्होंने इमेज ये शो किया था उस टाइम पे एज़ अ स्टूडेंट लीडर
कि भई मैं तो एक बहुत गरीब घर का गाँव से आया हुआ बहुत ही पुअर फैमिली का एक बच्चा हूँ, और लेकिन मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, देश को बढ़ाना चाहता हूँ और ये करप्शन हटाना चाहता हूँ। लेकिन आज पता चल रहा है कि उनके अकाउंट में मिलियंस ऑफ रुपीज़ का ट्रांज़ैक्शंस हो रखा है, कभी 5 मिलियन का, कभी 2.5 मिलियन का। तो ये ट्रांज़ैक्शंस एक पुअर इंसान जो एक गरीब है, उसके अकाउंट में कहाँ से हो सकता है? तो लोग आज ही पूछ रहे हैं। तो जो बात आप ये बोल रहे हैं कि अमेरिका को पहले से मालूम होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने इनको डायरेक्टली फंड किया भी है, तो उनको ये मालूम होगा कि उनके पर्सनल अकाउंट्स के जो ट्रांज़ैक्शंस है, वो भी पब्लिकली आ जाएँगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो इमेज जब क्रैकडाउन कहाँ से शुरू हो गया, जब आपने पब्लिक एसेट्स आपने डिस्क्लोज़ किए और अब जबकि ये दीपक भट्टा जी का जो केस हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके साथ उस बिज़नेसमैन के साथ आपके क्लोज़ रिलेशंस दिखाए जा रहे हैं। तो संदर्भ इस उस पे आ रहा है कि भई क्या एक ऐसा है इन दोनों के बीच में कनेक्शन कि एक तरफ तो ये बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो एक डीजे था और उनके कई पुराने ये डीजे के वो हैं, वो भी वायरल हुए हैं। उसमें भी मतलब किसी ने कभी वो देखे नहीं होंगे लेकिन अब वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ में जा रहे हैं। तो वो सारे वीडियोज़ बाहर निकल के आ रहे हैं कि आप तो ये इमेज शो कर रहे थे। लेकिन आपके ये बिज़नेसमैन के साथ कनेक्शंस हैं जिनमें आप हज़ारों लाखों रुपए की ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस आपके अकाउंट्स में आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस आपके एनजीओज़ में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, अगर वो मतलब कोऑपरेट करेंगे प्रॉपर्ली तो पता चलेगा कि भई इनके क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस हैं और किस वजह से ये ट्रांज़ैक्शंस किए गए। अब क्या होता है वो तो ख़ैर बाद में पता चलेगा, बट लोगों के सवाल जो मन में आ गए और जो लोग इस चीज़ पे खड़े थे कि देखिए हम तो एक क्लीन गवर्नमेंट को लाए हैं, ऐसे लोगों को लाए हैं जो बिल्कुल साफ हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए सोशल वर्क में थे इन्वॉल्व्ड, एनजीओज़ उनका हामी नेपाल जो है सोशल वर्क करता था। तो सोशल वर्क करने वाले लोगों को लाए हैं जो नेपाल को बढ़ाएँगे। अब उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और लोग ये जानने लगे हैं मतलब बहुत सारे ऐसे जो ऑपोज़िशन के पार्टीज़ के कैडर्स भी हैं, वो भी इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बनाएँगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ऑपोज़िशन पार्टी नेपाली कांग्रेस भी बोलने लगी है इस बारे में। तो वो लोग इसको मुद्दा ज़रूर बनाएँगे कि भई क्या है? और उसी के चलते सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है, वो आरएसपी पार्टी का हुआ है, जिसमें कई उनके अपने जो मेंबर्स हैं, वो थोड़े-से नाखुश होने लग गए। वो इस चीज़ पे सवाल उठाने लगे हैं कि भई हमारी पार्टी का आपने इमेज खराब कर दिया। और अभी जो दूसरा आप बात कर रहे थे इंडिया के ऊपर, वो हम अभी चर्चा पे करेंगे। तो उस चीज़ से भी बहुत सारे लोग जो हैं प्रोटेस्ट करने लग गए हैं स्ट्रीट में। दूसरे ऑपोज़िशन पार्टीज़ के भी कैडर्स लेके आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि देखिए आप तो क्लीन गवर्नमेंट लाने ले रहे थे, आप तो करप्शन के खिलाफ जाने वाले थे, तो ये सब क्या है? इसमें क्यों नहीं हुँ। ट्रांसपेरेंसी हुआ? आप इन पे क्या करने वाले हैं? ये सवाल आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका प अमेरिका या किसी भी कंट्री ने सोचा होगा ये सब। इनका पर्पज़ क्या है मैम? जी। यू मीन टू से कि सुदान गुरुंग जी आरएसपी जी का आरएसपी नहीं, पार्टी का बालन शाह जो आया है, सुदान गुरुंग एंड बालन शाह का पर्पज़ क्या था? व्हाट डू दे रियली वांट टू डू? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सारा कुछ एक पावर गेम है। कहीं न कहीं वो पूरे नेपाल की जो पावर पॉलिटिक्स चल रहा था, उसको चेंज करना चाहते थे एंड दे वांट टू कंट्रोल द एंटायर पावर पॉलिटिक्स इंटो डिफरेंट डायरेक्शन। अब जो कि प्रोजेक्टेड डायरेक्शन वो ये है कि नेपाल का इंटरेस्ट हम सबसे पहले रखें और नेपाल को एक जो ओल्डर रेनेसां था, जैसे कि ग्रेटर नेपाल का जो इनका पूरा पुराना रहा या पृथ्वीनारायण शाह ने जो बनाया था, उसको आप लोग वापस लेके आएँ। लेकिन उसके साथ-साथ आपको जो जियोपॉलिटिक्स आ रहा है या बाहर की जो कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस आ रहा है, उसको आप कैसे रीबैलेंस करेंगे ये बहुत बड़ा एक मुद्दा आता है। क्योंकि अगर आप बालन शाह का जो स्टार्टिंग ही देखें जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हालाँकि उन्होंने प्रॉपर पूजा कर हिंदू अपने आप को हिंदू दर्शाते हुए प्रॉपर तरीके से उन्होंने मतलब और इनफैक्ट उनका जो सेटअप भी है उसको पूरा अपने वास्तु शास्त्र और ये वो सब के हिसाब से सेट करके वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और हम जो है उस तरह का जो हिंदू राष्ट्र जो था, जो बहुत ही अम, स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल स्टेट था। अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे तो नेपाल वाज़ एन एक्सपेंशनिस्ट स्टेट, देयर इज़ नो डिनायल टू इट। तो उस टाइप का हम एक पावरफुल स्टेट एस्टेब्लिश करेंगे और अगर आप पूरा अभी डिस्कशन थोड़ा टाइम पहले का देखेंगे, तो बफर स्टेट की बात भी उभर के आ गई कि नेपाल इज़ नॉट अ बफर स्टेट। बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो बार-बार हम लोग बोलते थे कि भई इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट की तरह है। तो वो उस आइडेंटिटी को कि हम बफर स्टेट है उसको भी क्रैश करना चाहते हैं और वो ये शो करना चाहते हैं कि जियोपॉलिटिकली नेपाल जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है जो अपनी जगह पे खड़ा है
और उसको नेगोशिएट करने के लिए आप एक मिडल पावर में तो एटलीस्ट उसका स्टेटस ले आए, और एस्टैब्लिश वो लोग वही करना चाहते थे कि हम एक बहुत पावरफुल स्टेट हैं, जिसको आप लाइटली बफर स्टेट बोल के उसकी आइडेंटिटी को टोन डाउन नहीं कीजिए, बल्कि उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि वो एक सोवरेन पावरफुल स्टेट है, जिसको रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए और जिसको वेस्टर्न कंट्रीज भी आज अहमियत दे रही हैं। जैसे कि वो लोग थोड़ा ये भी कंपेयर करते हैं कि जैसे आप पाकिस्तान ही ले लीजिए, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में आके ईरान के बारे में नेगोशिएट कर रहा है, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। तो हम भी वैसे ही हैं कुछ, कि अगर आपने कुछ भी नेगोशिएशन करने हैं, अगर आप तिब्बत के बारे में बात करना चाहते हैं या तिब्बत के बारे में कुछ भी आगे रिज़ॉल्व करना चाहते हैं या इंडिया चाइना अपना बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, तो जैसे कि अभी लिपु लेक पास का हुआ, तो आप बीच में ले आए कि भई लिपु लेक तो नेपाल का तो कुछ है ही नहीं, है तो भारत का, तो भारत चीन ने आपस में समझौता कर लिया। लेकिन नहीं, आप नेपाल को वो जगह दीजिए कि नेपाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते और ये टेरिटरीज़ जो हैं, हमारे टेरिटरीज़ हैं। मुझे लगता है कि ये एक ओवर एम्बिशियस मैं इसको बोलूँगी विज़न विज़न है। ये गलत नहीं है कि वो अपनी कंट्री को पैट्रियोटिकली बहुत व्हाई नॉट? अहमियत देते हैं, सब लोगों को देना व्हाई नॉट? चाहिए। जी। आपकी कंट्री है, सोवरेन स्टेट है, आप उसको प्यार हुँ, करते हैं, आप उसको फलता-फूलता देखना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, वेरी गुड। बट टू थिंक कि नो यू सडनली स्टार्ट चेंजिंग एंटायर नोशंस कि भाई आप पूरा बदल दीजिए कि नहीं वो आपके बीच में बफर स्टेट नहीं है। आप लोगों की हर चीज को चैलेंज करना कि बॉर्डर के लिए भी हम चैलेंज करेंगे, हम लोग इसकी इकोनॉमी को बढ़ा देंगे, हम वेस्ट के साथ अलायंस करके अपने नेक्स्ट नेबर्स जो हैं, चाहे वो भारत है या चीन है, उसको चैलेंज करेंगे, उनके साथ रिलेशंस को थोड़ा सा बिगाड़ेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवर एम्बिशियस हो गया, ओवर स्ट्रेचिंग हो गया एक तरीके से और आपकी अपनी जो पॉसिबिलिटीज है जो उससे। ज्योग्राफी देख लीजिए एक बारी, ये सब चीज़ों को सोचने के लिए ना जस्ट ओपन अ मैप, आपको पता चलेगा आप कहाँ बैठे हो। इट्स वेरी और ज्योग्राफी मुझे इज़ वेरी लगता है मतलब भारत में रहते हुए मुझे लगता है कि देखिए हम नेपाल को हमेशा से मैं बहुत हाई लेवल लीडर्स यहाँ पे होते हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इन लोगों से जब भी मैं बात करती हूँ और मैं कभी भी नेपाल के बारे में कुछ भी बोलूँ, तो उनका एक कहना मेरे को आता है कि भी देखिए नेपाल बहुत छोटा कंट्री है, अभी थोड़ा पुअर है, उसको सपोर्ट करना, उसको बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है। तो कभी भी हम लोग उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं देखते, बहुत पॉजिटिव उसमें देखते हैं। तो अगर आप पुराना हमारा पूरा हिस्ट्री देखें, मतलब 50 से लेकर 1950 का जो हमारा ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से लेकर आज तक देखेंगे, तो हर जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश यही किया कि हम मैत्री संबंध बनाएं और नेपाल को एक प्रोटेक्शन दें बीइंग अ स्मॉल स्टेट। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो नेपाल जो है उसको मतलब ऐसा पुराने टाइम से ही हो रहा है जबकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, वो एंटी इंडिया के पूरे वो नैरेटिव्स चला चला के भारत ने क्या अच्छा किया वो सब साइड कीजिए। भारत अपना हेजेमोनी चला रहा है, अपना गुडविल को यहाँ पे ओवर स्ट्रेच कर रहा है, उसके एंटी बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं, जो कि गलत बात है। हुँ, अगर किसी ने ओके। आपको अब अगर नेपालियों को बड़ा भाई भी बोल दे ना, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू करते हैं, ये बड़ा भाई क्या होता है? जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। आप लोगों को मैत्री संबंध बनाने चाहिए और हमारा कल्चर, सिविलाइजेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंस में आगे लेके जाना चाहिए और हमारी उम्मीदें यही थी। इस गवर्नमेंट से भी यही उम्मीदें हैं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी जी। जो चल रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है। हाँ, ये क्या मैम सडनली टैरिफ लगा दिया, ₹100 से ऊपर कोई चीज़ नहीं लेके आओगे, वहाँ पर अपने सिटिज़न्स को हैरेस करना शुरू कर दिया है, लोग चीज़ें मुँह पे मार रहे हैं उनके वो नेपलीज़ पुलिस ऑफिसर्स के, चिप्स लेके आ रहे हैं, कहते हैं चिप्स नहीं लेके जाओगे। आई वाज़ लाइक यार ये क्या हो गया इसको? यस। चिप्स के पैकेट में लड़ाई कर रहे हो तुम किसी से। आई मीन चिप्स के पैकेट में तुम लड़ाई कर रहे हो, दैट पुअर गर्ल उसने वो शी लिटरली थ्रू हर बैग डाउन एंड सेड नहीं लेके जाना मेरे को, तुम रख लो ये सब। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड हाँ। लिटिल बिट नेपीज़ उसने यही बोला मेरे को नहीं चाहिए। जस्ट फॉरगेट इट तुम लोग किस किस तरह बातें हुँ। कर रहे हो? हम लोग सालों से ये चल रहे हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो लोग हमको कुछ नहीं बोलते, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? सो these are examples, these are questions being asked. Why would he do something like this? This is so stupid and इसके ऊपर सो प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हुँ, बहुत प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे बहुत हाइप हो रहा है इस चीज़ का। देखिए पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ आपके माध्यम से कि ये जो धारणा है कि बालेन जी ये नया एक लेके आए हैं कस्टम ड्यूटी का, ये गलत है। हुँ, 2024 में ओली जी की सरकार ने इसको पास किया था। उस टाइम पे पास किया प्रॉपर था। एक डायरेक्टिव आया था जबकि हाँ, जबकि ये बहुत पहले से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था वो। कि कस्टम ड्यूटी हुँ, हाँ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। और इम्प्लीमेंट ना करने के प्रैक्टिकल रीज़न्स थे कि भई बॉर्डर में इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग आते-जाते रहते हैं और उसका पर्पज़ तब ये था
कि जो स्मगलिंग हो रहा है या जो गलत तरीके से व्यापार हो रहा है, उसको स्टॉप किया जाए। तो इन्होंने उस टाइम पे ये निकाला था और ये 100 रुपए नहीं है, 100 नेपाली करेंसी है, यानी कि 62 रुपए समझ लीजिए। ओके, तो 62 रुपीस का जो आप ट्रांजैक्शन वहां से कर रहे हैं, उसके ऊपर कस्टम्स लगाने की बात आई थी। 5% से लेकर 80% तक कोई भी टैक्सेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या ला रहे हो, कितना ला रहे हो। तो डायरेक्टिव 2024 में आया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली बॉर्डर एरियाज पे नहीं होता था, और बॉर्डर के नियर बाय एरियाज में जो इंडिविजुअल जो आते थे उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव, तो इनफॉर्मली ये था कि अंडरस्टैंडिंग थी इनफॉर्मली। हालांकि एक डायरेक्टिव तो निकल आया, लेकिन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि लोग जब जा रहे थे तो कुछ नहीं। अब बालन सरकार की गलती कहां से आई है? उन्होंने अप्रैल में आते ही ये एक डायरेक्टिव निकाल दिया कि इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। अब उनका मकसद ये, पहला तो मकसद यही था कि भाई हम स्मगलिंग को रोकें, और जो कस्टम्स अगर टैक्स कस्टम ड्यूटी लगेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर पाए, तो इस टाइप के इनके मकसद थे। लेकिन इसका प्रभाव क्या कर रहे हैं वो, कि अगर आप सोचिए कि 62 रुपीज, आई मीन 62 रुपीज इज नथिंग, राइट? 100 नेपाली करेंसी में आता क्या है? कुछ भी आ सकता है, आपका छोटा सामान भी आ सकता है, जो आप जैसे चिप्स की पैकेट ही बोल रहे हैं। तो हुआ ये कि जो होना ये चाहिए था कि लार्ज स्केल में अगर कोई बंच में सामान ला रहा है, आप उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाइए, या कोई इलीगल तरीके से कोई सामान आ रहा है, आप उसको ट्रैक कीजिए, उस पे कस्टम लगाइए। लेकिन हुआ ये कि जो इनके बॉर्डर एरियाज थे, वहां का जो आर्म्ड पुलिस है, वो जो है स्पेशली 3 जगहों पे, जैसे कि बीरगंज और बनबासा और जोगमनी पे, इन तीनों जगहों पे जो आर्म्ड पुलिस है, नेपाली आर्म्ड पुलिस, वो हर इंडिविजुअल को ट्रैक करने लगे कि आप अगर इंडिविजुअल पर्सनल को सामान भी लेके आए हैं, तो उसमें आपने कस्टम ड्यूटी दिया है कि नहीं दिया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और उसका वो चेकिंग करके उस पे टैक्स लगा रहे हैं। उसी का वो जो वायरल आप वीडियो देख रहे हैं, तो लोग बहुत परेशान होने लगे कि ठीक है, आप एक बिजनेसमैन को अगर वो लार्ज बल्क में सामान ला रहा है, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसके ऊपर कस्टम लगा रहे हैं, हमें समझ में आता है। लेकिन अगर मैं क्रॉस करके बॉर्डर कुछ भी छोटा-मोटा सामान अपने पर्सनल यूज के लिए लाई हूँ, आप उस पे भी मुझे हरास करना शुरू कर दिए। तो इस टाइप की जो कांस्टेंट हरासमेंट हो रही है, वो वायरल होने लगी है, और स्पेशली मधेसी लोग जो हैं, जो कि आम तौर पर बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं और उनका रोटी-बेटी का संबंध है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने इन-लॉज़ के खाना-पीना घर का इंडिया सामान आते हैं। खाने-पीने का हाँ, सामान तो लेके इंड जाते हैं, बच्चों के स्कूल हाँ, का बहुत ये सारे। वो काफ़ी कुछ आता है। तो और इन्होंने जो टैक्स लगाया वो हर चीज़ पे लगाया है, चाहे वो स्पाइसेस हों, शुगर्स ब्लैंकेट्स। हों, क्लोथिंग हो, ब्लैंकेट हो, हर चीज़ पे। तो हो ये रहा है कि कोई अपने इन-लॉज़ के घर गया, वहाँ पे अगर उन्होंने कोई ज़्यादा सामान दे दिया, या कोई वैसे ही थोड़ा-सा घूमने गया है, अपना कुछ सामान पर्सनल लेके आ गया, वो हर चीज़ की चेकिंग करके उसको बोल रहे हैं कि ये टैक्स करें, तो वो हरासमेंट जो हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, इसीलिए सोशल मीडिया पे हो गया। अब होना ये चाहिए था, लॉजिकली मेरे हिसाब से, कि ये जो सोशल मीडिया पे इतना हाइप हो रहा है, वो सिर्फ हमें तो नज़र नहीं आ रहा, वो तो बालन शाह की गवर्नमेंट को भी नज़र आ रहा है। तो उनको आके एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हम या एक डायरेक्टिव इश्यू करना चाहिए था कि भाई जो इंडिविजुअल वहां पे आ रहे हैं या अपने लिए सामान ला रहे हैं, पर्सनल यूज के ला रहे हैं, उनको आप लोग मत छेड़िए। बाकी जो स्मगलिंग हो रहा है, आप उसको आप ट्रैक कीजिए। लेकिन हुआ ये नहीं। आज बल्कि आप देख ही सकते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी सवाल पूछने लगे, तो फाइनली उन लोगों ने अपनी मीटिंग में ये क्लैरिफाई किया, देखिए हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं नेपाल के साथ कि भाई आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कॉमन मैन शुड नॉट बी अफेक्टेड। कैन यू इमेजिन ठीक है, हमारे अगर लोग कुछ बात ऐसा कर रहे हैं है, कि भाई आपकी जनता को प्रॉब्लम हो रही है, ना करो ये। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि होना यही चाहिए था कि ये सोशल मीडिया, क्योंकि पालेन जी जो आए हैं वो तो सोशल मीडिया से आए हैं, उनका तो सोशल इमेज ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सोशल मीडिया में अब आपके खिलाफ क्या हो रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा है? आपको खुद आने के बोलना चाहिए था ना कि हम आम जनता के लिए ये नहीं कर रहे, एक डायरेक्टिव इश्यू कीजिए, अपने पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि भई इस टाइप से आप लोगों को हरास मत कीजिए। तो वो नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी गवर्नमेंट से जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि भई आपकी जनता को भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एक आध वीडियो ऐसे भी वायरल हुआ जिसमें नेपाल की जो आर्म्ड पुलिस है वो क्रॉस करके टेरिटरी इंडिया में आई है भारत से, वो किसी को लेके जा रही है। अब कई लोगों ने बोल दिया कि वो भारतीय को पकड़ के ले जा रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो नेपाली था जो क्रॉस किया, उसको पकड़ के ले जा रहे नहीं, हैं। नहीं, जो भी बात हो, झगड़ा-वगड़ा हुआ था मैम, वो भागा, उसके बाद ये उसके पीछे भाग के पकड़ के लेके आया उसको। पीछे भाग के पकड़ के ले गए। हाँ, हुआ यही है, मुझे भी मालूम है कि वो भागा और उसको पकड़ के लेके आए हैं। लेकिन बात ये आ गई ना कि आप इस टाइप से लोगों को हरास कर रहे हैं, आम जनता को हरास कर रहे हैं। अरे उनका क्या काम है, वो तो बेचारे, और उसके चलते ये भी हो रहा है कि भारत के जो छोटे-छोटे बिज़नेस वहाँ पे चल रहे हैं, जो छोटे-छोटे उनको बिज़नेसमैन हैं, जो इम्पैक्ट अपना सामान छोटा-मोटा बेच, एवरीवन इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड।
देखिए, आपका मकसद क्या है और आप किस तरह से काम करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका मकसद है स्मगलर्स को टारगेट करना, मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करना, इस टाइप की चीजें आपको बॉर्डर पे रोकनी है क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि हर इंडिविजुअल बंदे को आप हरास कर रहे हैं। एक तरीके का बहुत लोग बोल रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड टाइप आप कर रहे हैं कि ओली जी भी यही कर रहे थे, अब आप भी वही कर रहे हैं। उस टाइप का आप एक सिनेरियो क्रिएट करें जिससे आम जनता जो है वो परेशान हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। आई मीन इट्स सो मैं हँस रहा था, मैं बोला ये पागल हो रखे हैं यार, व्हाट आर दे डूइंग? इट्स सो स्टूपिड। तुम अभी आए हो, यू गेटिंग हिट बाय अ एज़ इट इज़, यू गेटिंग हिट बाय अ कंट्रोवर्सी, उसके बाद तुम फिर से शुरू हो जाते हो। यू नो you're getting uh, again this thing stuck and सर और मैम ये जी सबसे मजेदार की बात ये हो रही है क्योंकि आम जनता और भी क्यों बोल रही है, क्योंकि अगर आप सुदान गुरुंग जी की एक स्टेटमेंट देखें तो उसमें उन्होंने कहीं ये मेंशन किया था कि हम जो है आए हैं इस सरकार में, हम राम राज्य लेके आएंगे। तो अब लोग ये बोल रहे हैं ये कौन सा राम राज्य आप लेके आए हैं? सवाल इस चीज पे उठ रहे हैं कि राम राज्य का मतलब ये तो नहीं कि आम जनता को परेशानी की जाए। वो राम राज्य क्या है ना मैम, यहाँ पर जब से शुरू हुआ है ना राम मंदिर, उसके बाद से अब वही है पॉपुलरिस्ट। मैंने इनिशियली जैसे यही बोला था, एब्सोल्युटली। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी करा था कि भाई जस्ट बी केयरफुल, दिस गाय इज ही नोज द राइट बेल्स टू रिंग। तो आपके अंदर हुँ, वो आप वहाँ पर वो घंटी बजा रहा है, आपको यहाँ पर गुस्सा चढ़ रहा है कि ओह! हमने क्यों नहीं करा ये? ओ यार वो हुँ, इट्स अ पॉपुलरिस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। किसी का नाम बदल के जब तक वो इंस्टीट्यूशन में आप अब तुमने कैथोलिक स्कूल्स का नाम बदल के उसको हिंदू हिंदू नाम रख दिया। ठीक है, फैंटास्टिक, हुँ, यू हैव डन दैट, ग्रेट। बट यार करिकुलम तो वही है ना, हुँ। करिकुलम तो वही चल रहा है वहाँ पर, तो तुम नाम बदल के क्या मिला तुमको? आई मीन द करिकुलम इज स्टिल व्हाट इज बीइंग रन, जो यूरोपियन कैथोलिक स्कूल से जो आ रहा है, वो वहीं से आ रहा है। जो प्रेयर्स हो देखिए रही है मैं वहाँ पर वो आपको फिर आप क्या कर रहे हो? देखिए, मैं आपके चैनल पे शायद पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि नेपाल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि हमें मोदी जी जैसा कोई एक प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी तो शाह अब बोलते हैं लोग। बालन जी हाँ, हाँ। तो अब बालन जी जब आए हैं तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट थोड़ा-सा वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी मोदी जैसा हुँ, ही हूँ और देखिए मैं भी उसी टाइप का प्रधानमंत्री बनूँगा जो मतलब नाम चेंज करके मतलब कुछ-कुछ चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। वैसे भी नेपाल बहुत सारे भारत को फॉलो करते ही हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको ध्यान रखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है हम भी वैसे ही करें। तो ये हाँ। मेरे ख्याल से वो एक इनसिक्योरिटी कह लीजिए या एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स को फुलफिल करने की एक नीड समझ लीजिए कि भई लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं वैसा ही बन के दिखा दूँ। वो कर रहे हैं, हुँ, आपकी एक ओरिजिनैलिटी है, आप उस पे काम कीजिए, आपके नेपाल में अपने मुद्दे हैं, आपको उस तरीके से डील करना पड़ेगा। बहुत सारे मधेसियों की एक उमंगें जागी थी कि चलिए कोई नहीं, हम उनको मधेसी ही मानते हैं, चाहे वो काठमांडू के रहे, नहीं रहे, काठमांडू में ही बहुत सालों से रहे हैं, उस टाइप के वो मधेसी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने ये आशा जताई और आपको सपोर्ट किया है। तो आप उन मुद्दों पे देखिए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, तो आप पहले इन चीज़ों के अमेंडमेंट्स लाइए ना, हुँ, कि या कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप उसको रूट रूट आउट कीजिए। आप इन सब लुक एट चीज़ों पे श्रीलंका, सवाल पे बात कीजिए। फॉर दैट मैटर। उन्होंने देखा यार ये राम मंदिर बना रहे हैं, अच्छा, ओ जी रामायण हुँ, टूर हुँ, ये हम भी है रामायण टूर कराओ। एंड वही दे स्टार्टेड प्रमोटिंग रिमाइंड होगा। श्रीलंकन टूरिज्म वाज़ सो स्मार्ट। और मैंने ये बहुत बारी कॉल हुँ, आउट करा है कि दे रियलाइज़्ड कि यार इससे लड़ाई नहीं करनी, इससे इंटीग्रेट करना है। क्योंकि इंडियंस ये एब्सोल्यूटली। हिंदूज़ आएँगे मैं इधर भी पे, भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, चुप, 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 नो ऑपोजिशन टू इंडियंस। वहाँ पर उन्होंने पूरा ठंडा कर दिया। दे रियलाइज़ कि भाई ये हुँ, इंडियंस विल कम, चाइनीज़ तो आते नहीं है। हुँ, इंडियंस आएँगे, हुँ, उनको सीता माता की वहाँ पर जगह देखनी है, ये सब कुछ देखना है। तो उन्होंने वहाँ पर रोडें बनानी शुरू करी, उन्होंने पूरा वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया, उन्होंने टूर्स बना देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ रामायण टूर व्हिच इज़ बीइंग सोल्ड हुँ। बाय इंडियन टूर ऑपरेटर्स व्हिच इंक्लूड्स पूरा वो श्री राम का जो रास्ता है नीचे साउथ राइट अप टू श्रीलंका। तो पहले ये बड़े ऑफेंडेड प्रपोज़ल तो होते इधर थे, भी है ना? ये बट ये करते प्रपोज़ल नहीं तो है ना, नेपाल में भी है रामायण सर्किट का। करते नहीं है ये। मैं वही ये बोल रही हूँ कि रोते हैं। देखिए जो आपकी आइडेंटिटी है, हिंदू राष्ट्र की आपकी अगर आइडेंटिटी है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसका एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड के हिसाब से कीजिए ना, आप हर करेक्ट। जगह से आप झगड़ा लेंगे, हर किसी से हुँ, आप अपना हुँ, नो दिखाना शुरू करेंगे, हम ही बहुत बड़ी चीज़ हैं, ऐसा नहीं चलता। हुँ, इक्वल इक्वल करेक्ट। पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं, तो आप फोकस कीजिए जो मेन मुद्दे हैं आपके कंट्री के। हुँ। सो व्हाट डू यू सी मैम नेक्स्ट करप्शन वाज़ इट अ वर्ड? सम टाइम, हाँ, नेक्स्ट सम टाइम क्या होने वाला है अभी?
बालन शाह थोड़ा ठंडा होगा कि ही इज़ गोना गेट इवन मोर अग्रेसिव एंड पॉलिटिकल फाइट और बढ़ेगी, फिर हंगामा होगा, बिकॉज़ मेरे को देखिए वो होता हुआ दिखता है। पॉलिटिकल फाइट हाँ, पॉलिटिकल फाइट तो मैंने पहले दिन से ही बोला कि इनकी अभी होगी, चाहे वो 1 महीने में हो या 2 महीने में हो, होगी ही होगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है करें और स्पेशली जैसे कि अभी आपने पॉइंट आउट किया भी कि ओली जी को आते ही अरेस्ट कराना, चाहे अब उनको बेल मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, लेकिन आते ही अरेस्ट कराना एक तरह का मोटिवेटेड, टारगेटेड रिएक्शन था कि आप ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ जा रहे हैं। उसके बाद आपने देवबा जी के ऊपर भी किया और उसके बाद मैंने जैसे बताया कि 7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स और पता नहीं कितने 100 लोगों की उन्होंने लिस्ट निकाली है। तो ये जो एक रिवेंज पॉलिटिक्स है ना, ये ठीक नहीं। अगर आपको अपना पावर में रहना है और जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त नेपाल में बहुत सारे लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे भी जो भी गवर्नमेंट आ गई है वो थोड़ा स्टेबल गवर्नमेंट रहे 5 साल तक अब मेजोरिटी में आई है 5 साल तक अच्छे से काम करे तो आपको सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ेगा और एक एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स है ठीक है आप उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं मैं ये हम मना नहीं कर रहे कि आप करप्शन के ऊपर क्यों एक्शन लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं लेने चाहिए आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप लेकिन सारी चीजें आप एक साथ करके आप 100 दिन के अंदर सब कुछ कर पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं नहीं यू नो है। आप वो भी हाँ तो 100 डेज़ का जो गेम है वो भी उस मोदी जी से चलाया तुमने। एब्सोल्युटली तो उससे होगा क्या कि यू आर गोइंग टू टारगेट इंटरेस्टिंग। एवरी इंटरेस्ट ग्रुप चाहे वो बिजनेस के हुँ। हैं चाहे मीडिया के हैं क्योंकि मीडिया पे भी लोग टारगेट करने लग गए हैं आप बिजनेस पे भी टारगेट करने लगे हैं आप पॉलिटिशियंस पे भी टारगेट करने लगे हैं आप स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप उनके ऊपर भी टारगेट करने लगे और यहाँ तक कि आप आम जनता को भी परेशान करने लगे यू नो इस टाइप से आप नहीं चलेगा इस टाइप से जरूर यही होगा कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे आपकी और चीजें निकलेंगी अभी तो 2 मिनिस्टर आपके टारगेट पे आए हैं और भी मिनिस्टर्स का और 2 मिनिस्टर्स तो डायरेक्टली टारगेट पे आए हैं रवि लामिछानी जी के ऊपर तो पहले से ही थोड़ा बहुत केस चल रहा है वो भी निकल के आएगा और हो सकता है कि जो अ, इनकी पार्टी के अंदर ही अब जो एक मतलब अनरेस्ट टाइप शुरू हो गया है एक टाइप से मतलब ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा वीकन होते जा रहा है कहीं ये ना हो क्योंकि आपका पार्टी का वैसे ही कैडर बेस बहुत स्ट्रांग नहीं था कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी कोलैप्स करे ओके अगर पार्टी कोलैप्स करेगी तो अगेन द पावर विल गो आउट ऑफ योर हैंड सो या आई फील कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वो इस लेवल पे आज तो छोटे लेवल पे हो रहे हैं आज मधेश के कोई लोग हैं जो आपके मेंबर्स हैं पार्टी के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे ये बढ़ेगा और काठमांडू में भी कई लोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है वो इग्नाइट हो सकता है और देन दैट वुड बी अ डिजास्टर फॉर नेपाल सो हम लोग भारत में बैठे तो हम लोग यही चाहेंगे कि आपने जो 5 साल का एक मैंडेट मिला है उसको आप अच्छे तरीके से निभाइए और 5 साल थोड़ा स्टेबल गवर्नमेंट दीजिए हमारे लिए भी अच्छा है हमारे नेबर में एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रहा है लेकिन ऐसा मुझे होता नजर नहीं आ रहा होता नहीं दिखता। क्योंकि ये जो क्योस है हाँ क्योस है ये थोड़ा सा बढ़ेगा प्रोटेस्ट थोड़े ज्यादा ही बढ़ेंगे जी। मैम थैंक यू सो मच। दिस वाज़ वेरी, वेरी आई थिंक बड़ा क्लियरली आपने इसको समझाया ये सिचुएशन है। एंड हम लोग उस लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि ये ग्रेटर नेपाल का ये ड्रीम वीम छोड़ दो। यू नो हम्म गेट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। आपको अभी हम मोदी जी पहले 2014 में आके शुरू हो जाते, मैं तो पीओजे के लेना है, मैं तो अटैक कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो एवरीबॉडी हाँ, थोड़ा पॉपुलिस्ट मूव हम्म मूव होता बट अ लॉट ऑफ द पीपल हू हैव हाल्फ अ ब्रेन वुड हैव सेड ना करो यार, पहले अपना घर साफ करो। हम तो अभी भी नहीं बोलते तो हैं भाई जब तक मोदी जी ने तो बोला सबका साथ सबका विकास और नहीं अब वो जाके उन्होंने सबका विश्वास भी डाल दिया तो उस हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं वो ऐसे नहीं कि टोटली आप एंटी एक पार्टीज को लेकर जा रहे हैं ठीक है आप इलेक्शंस या जीते हैं कई जगह इलेक्शन वो हारे भी थे शुरू में ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में वो एक साथ जीते थे कई कई इलेक्शंस वो हारे भी थे लेकिन वो है कि एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि आप जब सबके साथ मिलकर काम करते हैं और लोगों में विश्वास आता है तो आपके अपने आप जो है आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और लोग आप चाहेंगे कि आप हर जगह पे जीते और आप राज दैट इज करें देयर लेकिन मैम। अगर आप अपार्ट फ्रॉम दैट अपना हम्म अपना घर तो पहले ठीक करो ना, गेट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिफोर यू लुक एट एनीथिंग एल्स हियर एंड देयर। पहले अपना घर ठीक करो, गेट योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल हम्म राइट, लेट पीपल हैव फूड, जॉब्स, हाउस, बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ हो, उसके बाद आप एक धीरे धीरे जाता है। यहाँ पर अभी वहां पर जॉब्स नहीं है, पॉवर्टी इज हम्म देयर, होमलेसनेस इज देयर, आपका इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट ऑल राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में बहुत अच्छा है, तो समबडी वाचिंग फ्रॉम नेपाल वैसे तुम्हारा क्या हाल है भाई, यहाँ पर भी बहुत हालत खराब है। वीव गॉट अ लॉट ऑफ हम्म इश्यूज हियर, सो दैट्स व्हाई हम तो बोलते हैं भैया पहले ये सॉर्ट आउट करो, घर की सफाई करो,
उसके बाद कहीं बाहर देखेंगे क्या करना है हमको। हुँ। सो देखिए दैट्स और व्हाट आइडियली अभी जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है उससे भी बहुत सारे चैलेंजेस नेपाल में भी आएँगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला था। तो उन फ्यूल या चैलेंजेस को भी आपको फेस करना है, फ्यूल का, गैस का, एनर्जी रिसोर्सेज़ जो भी हैं। लेकिन या आप अगर अभी कोशिश करें कि आप 2-3 चीज़ें जो फ़ोकस मेरे हिसाब से होनी चाहिए, आपका टूरिज़्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बन सकता है। स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बन सकता है। आप लुम्बिनी को थोड़ा-सा प्रोग्रेस करने के दे रहे हैं। बहुत सारी जगहों से आप इन्वेस्टमेंट लीजिए, आप उनको प्रमोट कीजिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। आप उस पे काम कीजिए। आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप उन सब पे फ़ोकस कीजिए ना आप पहले। उसके बाद ठीक है, हुँ, आपके जो छोटे-मोटे मुद्दे होंगे, रेवेन्यू आप सडनली आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते कि लोगों को परेशान करके आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि कोई प्रोटेस्ट ना करे, ऐसा होगा नहीं। नहीं होगा। थैंक यू मैम, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू और ये बड़ा क्लियरली आपने समझाया है। आई होप हमारे जो ऑडियंस लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग कि आदि जी ज़रा इसके ऊपर नेपाल पे भी कवर करो, ये सडनली क्या हुआ है? यू नो हुँ, ये व्हाई इज़ दिस सडनली ये एंटी इंडिया तो नहीं है? तो मैं सबको बोला था नहीं एंटी इंडिया नहीं है, ये इनका अपना ही प्रॉब्लम है, व्हिच हुँ, इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट और कुछ नहीं है। थैंक यू यस। फॉर योर टाइम मैम, ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स support the channel, check out the description, join our groups and we shall see you later. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल योर व्यूअर्स। Thank you, ma'am.